बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हम रिस्ट्रिक्टिव लंग डिजीज के बारे में पढ़ रहे थे, ठीक है। गैस एक्सचेंज, arterial partial pressure of oxygen and partial pressure of carbon dioxide are reduced pH normal on exercise. Partial pressure of oxygen decreased dramatically. रिस्ट्रिक्टिव लंग डिजीज में, ठीक है ना। फिजियोलॉजिकल डेड स्पेस एंड फिजियोलॉजिकल शंट एंड ventilation perfusion mismatch are also increased. डिफ्यूजन इम्पेयरमेंट कंट्रीब्यूट्स टू हाइपोक्सीमिया। जिस वक्त डिफ्यूजन भी डिफ्यूजन की इम्पेयरमेंट होना स्टार्ट हो जाएगी उस वक्त क्या होगा, हाइपोक्सीमिया ऑन एक्सरसाइज। एक्सरसाइज के दरमियान हाइपोक्सीमिया होना स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है। ऑक्सीजन की कमी होगी ब्लड के अंदर ड्यूरिंग एक्सरसाइज। देयर इज मार्क्ड रिडक्शन इन डिफ्यूजिंग कैपेसिटी ड्यू टू थिकनिंग ऑफ ब्लड गैस बैरियर एंड वीक्यू मिसमैच। यानी कि जिस वक्त फाइब्रोसिस होगी, फाइब्रोसिस की वजह से क्या होगा, जो एक बैरियर है बिटवीन द एल्वेलाई यानी कि एयर एंड ब्लड, दैट इज अ सिंगल लेयर मेम्ब्रेन, इट विल बिकम मोर थिकर, दैट्स व्हाई डिफ्यूजन विल बी मोर डिफिकल्ट। उसके अलावा वेंटिलेशन परफ्यूजन मिसमैच होगा। वेंटिलेशन परफ्यूजन मिसमैच कैसे होगा कि जिस जगह पे एयर जा रही है उस जगह पे ब्लड सप्लाई प्रॉपर नहीं है, जिस जगह पे प्रॉपर ब्लड सप्लाई जा रही है उस जगह पे एयर अच्छे तरीके से नहीं पहुंच पा रही, स्ट्रक्चर की वजह से, फाइब्रोसिस की वजह से, ठीक है। डायग्नोसिस इज ऑफन सजेस्टेड बाय हिस्ट्री। जो डायग्नोसिस है वो हिस्ट्री से बनाई जाएगी। चेस्ट रेडियोग्राफ, चेस्ट का एक्सरे करवाएंगे, चेस्ट एक्सरे, ठीक है, पीएवीयू, एंड हाई रेजोल्यूशन सिटी, HRCT, हाई रेजोल्यूशन सिटी स्कैन ऑफ द लंग्स। इसकी बेसिस पे डायग्नोसिस बनाई जाएगी। इफ ओल्ड चेस्ट एक्सरे शोज क्लासिकल डिजीज, absence of other disease process on history and no occupational or environmental exposure, clinical diagnosis can be made। यानी कि अगर चेस्ट एक्सरे पे हमें कोई क्लासिकल डिजीज शो हो रही हो लेकिन एब्सेंस ऑफ अदर डिजीज प्रोसेस ऑन हिस्ट्री, यानी कि हिस्ट्री में हमें किसी भी डिजीज का कोई नामो निशान ना मिल रहा हो लेकिन चेस्ट एक्सरे में शो हो रही हो, एंड नो ऑक्यूपेशनल और इन्वायरमेंटल एक्सपोजर, और उसके अलावा हमें ना ही कोई ऑक्यूपेशनल एक्सपोजर मिले, फॉर एग्जांपल कोल वर्कर जो है या इस तरह की किसी फैक्ट्री वर्कर में जिस जगह पे लंग्स की कोई डिजीज हो सकती है, इस तरह की कोई हिस्ट्री ना हमें, ऑक्यूपेशनल हिस्ट्री ना मिले, ठीक है। फॉर एग्जांपल एक बंदा कहता है कि मैं टीचर हूँ, स्कूल में पढ़ाता हूँ, उसमें ऑक्यूपेशनल हिस्ट्री तो ना हुई, या डॉक्टर है वो हॉस्पिटल में काम करता है उसमें भी ऑक्यूपेशनल हिस्ट्री ना हुई, ठीक है। ऐसे इस तरह के लोग जो कि ऐसे एरिया में, ऐसे इन्वायरमेंट में काम करते हैं जो जिसमें क्या है लंग डिजीज का होने के चांसेस हो सकते हैं, उस तरह की ऑक्यूपेशनल हिस्ट्री नेगेटिव हो, और इन्वायरमेंटल एक्सपोजर, और इन्वायरमेंटल एक्सपोजर, इन्वायरमेंट भी ऐसे इन्वायरमेंट में रहते हो जिस जगह पे कोई ऐसे प्लूटेंट ना हो जो कि लंग डिजीज काज कर सकते हैं। देन वी कैन सेट आवर डायग्नोसिस एज इडियोपैथिक पल्मोनरी फाइब्रोसिस, ठीक है। एक्सरे पे हमें फाइंडिंग्स मिल रही हैं लेकिन ना तो हमें किसी प्रीवियस हिस्ट्री में किसी डिजीज प्रोसेस की कोई हिस्ट्री मिली है, ना ही ऑक्यूपेशनल हिस्ट्री मिली है, ना ही इन्वायरमेंटल एक्सपोजर है। तो उस कंडीशन में हम कह सकते हैं कि दिस इज इडियोपैथिक पल्मोनरी फाइब्रोसिस, यानी कि इसकी हमें जो स्पेसिफिक कॉज है उसका हमें अभी तक पता नहीं है, इडियोपैथिक है, ठीक है। इन अदर केसेस अ सर्जिकल लंग बायोप्सी इज ऑब्टेन्ड। उसके अलावा डायग्नोसिस सेट करने के लिए अगर फिर भी हमारी डायग्नोसिस सेट ना हो रही हो तो फिर हमारे पास अगला ऑप्शन होता है सर्जिकली बायोप्सी, ठीक है। हम लंग का एक छोटा सा पीस लेंगे, उसकी हिस्टोपैथोलॉजी चेक करेंगे कि उसकी हिस्टोपैथोलॉजी में क्या चेंजेस हैं। उसके बाद आइडियोपैथिक पल्मोनरी फाइब्रोसिस में हम ट्रीटमेंट क्या करेंगे, ईच पेशेंट इज इंडिविजुअली असेस्ड। हर पेशेंट को इंडिविजुअली असेस करेंगे क्योंकि हर एक की प्रेजेंटेशन डिफरेंट होती है, ठीक है। पेशेंट आर ट्रीटेड इफ दे हैव सिम्टम्स और प्रोग्रेसिव डिसफंक्शन ऑन पल्मोनरी फंक्शन टेस्ट। अगर पेशेंट की जो कंडीशन है, या तो पेशेंट सिम्टोमेटिक हो या उसकी जो सिम्टम्स हैं वो डिटेरियोरेट हो रही हो, ठीक है, और उसके जो पल्मोनरी फंक्शन टेस्ट है, PFTs हैं, वो डिटेरियोरेट हो, उस टाइम पे हम उसका ट्रीटमेंट स्टार्ट कर देंगे, ठीक है। कोर्टिकोस्टेरॉइड्स एग्जांपल प्रेडनिसोलोन 1 मिलीग्राम पर केजी इज स्टैंडर्ड थेरेपी। इसमें हम कोर्टिकोस्टेरॉइड्स देंगे क्योंकि कोर्टिकोस्टेरॉइड्स ने क्या करना है, फाइब्रोसिस, इन्फ्लेमेशन के जो प्रोसेस है उसको रोक देना है, क्योंकि कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स क्या होते हैं, एंटी इन्फ्लेमेटरी होते हैं। प्रेडनिसोलोन इज लोअर्ड ओवर 6 to 8 वीक्स। 6 से 8 हफ्ते बाद इसकी जो डोज है उसको कम करना स्टार्ट करते हैं, एंड कंटिन्यूज एट 15 मिलीग्राम फॉर 1 to 2 years।
और 1 से 2 साल के लिए फिर 15 मिलीग्राम की जो डोज है वो कंटिन्यूसली दी जाती है। जब भी हम स्टीरॉइड्स देते हैं उसको एक ही दफा में हम बंद नहीं कर सकते, ठीक है। फॉर एग्जांपल एक पेशेंट को हमने 1 वीक के लिए स्टीरॉइड्स दिए, अब हम उसे बंद करना चाहते हैं तो हम उसको अचानक से बंद नहीं कर सकते, हम आहिस्ता आहिस्ता उसकी डोज को टेपर करेंगे, ठीक है। फॉर एग्जांपल पहले हम अगर 20 मिलीग्राम दे रहे हैं तो आहिस्ता आहिस्ता 15, उसके बाद 10, उसके बाद 5, ठीक है, फिर उसको रोकेंगे। यानी कि 1 हफ्ते के लिए 15 जाएगी, 1 हफ्ते के लिए 10 जाएगी, 1 हफ्ते के लिए 5 जाएगी, उसके बाद अगले हफ्ते उसको रोक देंगे। आहिस्ता आहिस्ता यानी कि उसकी डोज को टेपर करेंगे, फिर उसको रोकेंगे। एडिशन ऑफ एम्यूरेन में बेनिफिट सर्वाइवल। साइक्लोफॉस्फेमाइड ओकेजनली यूज्ड, इसमें साइक्लोफॉस्फेमाइड भी यूज किया जा सकता है। साइक्लोफॉस्फेमाइड एक एंटी कैंसर ड्रग है, ठीक है, इसको यूज किया जाता है। एंटी फाइब्रोटिक्स सच एज कोल्चिसिन में भी यूज्ड, इसमें कोल्चिसिन भी यूज की जा सकती है। कोल्चिसिन ने क्या करना है, फाइब्रोसिस के प्रोसेस को रोक देना है। एंसिलरी थेरेपीज सच एज ऑक्सीजन रिहेबिलिटेशन, साइकोलॉजिकल एस्पेक्ट्स आर हेल्पफुल, यानी कि कुछ एक्स्ट्रा जो थेरेपीज हैं, रिहेबिलिटेशन, लंग रिहेबिलिटेशन हम उसकी करवाएंगे, ठीक है। ऑक्सीजन थेरेपी कराएंगे, उसकी साइकोलॉजिकल थेरेपी होगी, उसको साइकोलॉजिकली हम थोड़ा इम्प्रूव करने की कोशिश करेंगे, उसको तसल्ली देंगे, ठीक है। सार्कोइडोसिस आर डिजीज कैरेक्टराइज्ड बाय द प्रेजेंस ऑफ ग्रैनुलोमेटस टिश्यू, इसमें क्या होगा, ग्रैनुलोमेटस टिश्यूज होते हैं। दिस, ये एक ऑटोइम्यून डिजीज है, पहले आप उनको बता रहा हूँ। दिस इज अ सिस्टेमिक डिजीज विच इन्वॉल्व्स आई, ब्रेन, हार्ट, लंग, बोन एंड किडनी, स्किन, लिवर एंड स्प्लीन, यानी कि इनमें से किसी को भी इन्वॉल्व कर सकती है, एक या एक से ज्यादा ऑर्गन्स को एक टाइम पे इन्वॉल्व कर रही थी। ऑन पैथोलॉजी अ नॉन केजिएटिंग ग्रैनुलोमास कंपोज्ड ऑफ हिस्टोसाइट्स, जेंट सेल्स एंड लिम्फोसाइट्स। पैथोलॉजी में हम क्या करेंगे, ऑन हिस्टोपैथोलॉजी जब हम बायोप्सी लेंगे हमें नॉन केजिएटिंग ग्रैनुलोमास, केजिएटिंग ग्रैनुलोमास वो होते हैं जिनकी जो कोर होती है, जो इनका मिडल पोर्शन होगा उसके अंदर नेक्रोज्ड और डेड टिश्यूज मिलते हैं, जो केजिएटिंग ग्रैनुलोमा होता है। नॉन केजिएटिंग ग्रैनुलोमा मींस इसके जो मिड होगा, कोर होगी, उसके अंदर हमें नेक्रोसिस, केजिएटिंग नेक्रोसिस नहीं मिलेगी, ठीक है ना, उसके अंदर हमें डेड सेल्स, नेक्रोज्ड सेल्स नहीं मिलेंगे, इसके अंदर हमें डेड और नेक्रोज सेल नहीं मिलते, ठीक है। उसके अलावा इसमें क्या मिलेगी, हिस्टियोसाइट्स मिलेंगे, यानी कि स्किन के जो मैक्रोफेजेस हैं, उसके अलावा जेंट सेल्स मिलेंगे, ये भी मैक्रोफेज की एक टाइप है, स्पेसिफिक लोकेशन की वजह से इनको नाम दिए गए। लिम्फोसाइट्स मिलेंगे, बी लिम्फोसाइट्स, ठीक है। इन एडवांस लंग डिजीज फाइब्रोटिक चेंजेस आर सीन, उसके अलावा अगर लंग की जो डिजीज है वो लंबे अरसे तक चल रही है और उसको टाइमली ट्रीट ना किया जाए तो उसके अंदर फाइब्रोसिस स्टार्ट हो जाती है, ठीक है, इन केस ऑफ सार्कोइडोसिस। इटियोलॉजी अननोन, लाइकली अमीनोलॉजिकल बेसिस, इसकी जो स्पेसिफिक इटियोलॉजी है वो अननोन है, और इसका जो हम सोचते हैं वो क्या सोचते हैं कि ये अम्यूनोलॉजिकल बेस्ड है, ऑटोइम्यून है, ठीक है। क्लिनिकल फीचर्स इसकी कौन सी हो सकती हैं, 4 स्टेजेस आर आइडेंटिफाइड, इसकी 4 स्टेजेस होती हैं। स्टेज 0 में क्या होगा, नो ऑब्वियस इंट्राथोरेसिस इन्वॉल्वमेंट, स्टेज 0 में आपको इंट्राथोरेसिस इन्वॉल्वमेंट कोई ज्यादा नहीं मिलेगी, में भी थोड़ा बहुत आपको मिल जाए, लेकिन स्टेज 0 में आपको इंट्राथोरेसिस इन्वॉल्वमेंट नहीं मिलती। स्टेज 1 बायलेटरल हाइलर लिम्फ एडिनोपैथी ऑफन अकम्पनीड बाय आर्थराइटिस, यूवेइटिस एंड अरिथमा नोडोजम। स्टेज 1 के अंदर आपको क्या मिलेगा, जो लंग्स के अंदर बायलेटरल हाइलर लिम्फ एडिनोपैथी मिलेगी, यानी कि दोनों लंग्स के जो लिम्फ नोड्स होंगे वो इन्फ्लेम्ड होंगे, ठीक है। ऑफन अकम्पनीड बाय आर्थराइटिस, और उस हाइलर लिम्फेडिनोपैथी के साथ आपको और कौन सी कंडीशंस और कौन सी एसोसिएशंस मिल सकती हैं, आर्थराइटिस मिल सकता है, यूवियाइटिस मिल सकता है, इन्फ्लेमेशन ऑफ द यूविया किस जगह पे होती है, यूविया और रेटिना किस जगह पे आपको मिलेगी, आई के अंदर, ठीक है, एंड अरिथमा नोडोजम। और स्टेज 2 के अंदर क्या होगा, पल्मोनरी पेरेन्काइमा इज आल्सो इन्वॉल्व्ड, इसमें अब क्या पहले सिर्फ, और स्टेज 2 में क्या है, लिम्फ नोड्स इन्वॉल्व हैं। स्टेज 1 के अंदर लिम्फ नोड सिर्फ इन्वॉल्व हैं, और स्टेज 2 के अंदर आगे पल्मोनरी पेरेन्काइमा जो कि फंक्शनल पार्ट है लंग्स का, वो भी इन्वॉल्व होना स्टार्ट हो गया, ठीक है। पल्मोनरी पेरेन्काइमा इज आल्सो इन्वॉल्व, चेंजेस इन द मिड एंड अपर जोन, जो मिडल और अपर जोन होगा उसको इन्वॉल्व करना स्टार्ट कर देगा। स्टेज 3
पल्मोनरी इन्फिल्ट्रेट्स एंड फाइब्रोसिस विदाउट एडिनोपैथी। स्टेज 3 के अंदर क्या होगा, पल्मोनरी इन्फिल्ट्रेट्स आपको मिलना स्टार्ट हो जाएंगे, ठीक है, ओपेसिटीज मिलेंगी एक्सरे के ऊपर, रेडियो पैक शेडोज मिलेंगे, ठीक है ना, वाइट वाइट शेडोज मिलेंगे। उसके अलावा फाइब्रोसिस स्टार्ट हो जाएगी विदाउट एडिनोपैथी, एडिनोपैथी इसमें नहीं होगी और फाइब्रोसिस स्टार्ट हो जाएगी लंग्स की। मल्टीपल सार्कोइड ग्रैनुलोमा आर स्कैटर्ड इन द इंटरस्टिशियम ऑफ द लंग। इसमें आपको क्या मिलेगा कि लंग के इंटरस्टिशियम के अंदर आपको मल्टीपल ग्रैनुलोमास मिलेंगे। ग्रैनुलोमा की आपको मैंने कैरेक्टरिस्टिक बता दी है कि ये नॉन केजिएटिंग ग्रैनुलोमास होंगे इसके सार्कोइडोसिस के अंदर, ठीक है, नॉन केजिएटिंग ग्रैनुलोमास। फ्रीक्वेंट ब्रोंकियल और ब्रोंक्यूलर mucosal infiltration by the sarcoid granulomas account for the high diagnostic yield on bronchoscopic biopsy। इसमें हम क्या करेंगे, ब्रोंकियल और ब्रोंकल मुकोजा इन्फिल्ट्रेशन बाय द सार्कोइड ग्रैनुलोमास, जो ब्रोंकियल या ब्रोंक्यूलर यानी कि ब्रोंकाई जो हैं और उसके अलावा जो छोटी ब्रोंक्यूल्स आगे हो रही हैं, यानी कि ब्रोंकाई डिवाइड होके ब्रोंक्यूल्स में चेंज होता जाएगा और उनका जो मिकोजा होगा, इंटरनल लाइनिंग जो होगी, उसमें ये मोस्टली इन्फिल्ट्रेट करता है। अकाउंट फॉर हाई यील्ड डायग्नोस्टिक ऑन ब्रोंकोस्कोपिक बायोप्सी। इसमें हम क्या करेंगे कि जो इंटरनल मिकोजा होगा उसकी हम छोटी सी लेयर लेंगे, ठीक है, छोटा सा उधर से पीस लेंगे विद द हेल्प ऑफ ब्रोंकोस्कोप, उसको हम अंडर द माइक्रोस्कोप उसकी हिस्टोपैथोलॉजी की स्टडी करेंगे, ठीक है। उसमें हमें नॉन केजिएटिंग ग्रैनुलोमास मिलेंगे। द सेलुलर ग्रैनुलोमेटस फेज ऑफ सार्कोइडोसिस कैन प्रोग्रेस टू अ फाइब्रोटिक फेज। जो सेलुलर ग्रैनुलोमास होंगे वो आहिस्ता आहिस्ता आगे किस में प्रोग्रेस होना स्टार्ट हो जाएंगे, फाइब्रोटिक फेज में, यानी कि लंबे अरसे तक अगर उसको ना ट्रीट किया जाए तो क्या होगा, आगे फाइब्रोसिस स्टार्ट हो जाएगी। सिग्निफिकेंट नेक्रोसिस इज यूजुअली एब्सेंट। इसमें नेक्रोसिस यूजुअली एब्सेंट होगी, नॉन केजिएटिंग होता है, ठीक है। स्मॉल फोकाई ऑफ नेक्रोसिस आर सीन इन 1/3 ऑफ ओपन लंग बायोप्सीज। छोटी मोटी कोई नेक्रोसिस मिल सकती है, ठीक है, अगर 3 में से किसी एक इंडिविजुअल के अंदर, ठीक है। एस्ट्रॉइड बॉडीज, स्टार शेप्ड क्रिस्टल्स मिल सकते हैं, ठीक है। शोमैन बॉडीज, स्मॉल कैल्सिफिकेशन विद अ लेमिनर स्ट्रक्चर, ठीक है। एस्ट्रॉइड बॉडीज मिल सकती है एंड शोमैन बॉडीज मिल सकती हैं बायोप्सी पे। क्लियर है? ये देखें, ये नॉन केजिएटिंग ग्रैनुलोमास, ठीक है। शोमैन बॉडीज में क्या होगा, कैल्सिफिकेशन आपको मिलेगी। एस्ट्रॉइड स्टार शेप्ड बॉडीज हैं, ठीक है, नॉन केजिएटिंग ग्रैनुलोमास। केजिएटिंग ग्रैनुलोमास में जो सेंटर होता है ग्रैनुलोमा का, गुम्मा का, उसके अंदर आपको क्या मिलते हैं, नेक्रोज्ड डेड सेल्स मिलते हैं, लेकिन नॉन केजिएटिंग में ये चीज आपको नहीं मिलेगी। स्टेज 1 में क्या होगा, बाइलेटरल हाइलर लिम्फेडिनोपैथी। इस जगह पे और इस जगह पे ये एक्सरे कुछ इतना खास ठीक नहीं है, इस इन दोनों साइड्स पे, ठीक है ना, हार्ड शेडो के थोड़ा सा साइड पे करके आपको वाइट वाइट से डॉट्स मिलने स्टार्ट हो जाएंगे इन एरियाज में, ठीक है। उस चीज को आप क्या कहते हैं, बाइलेटरल हाइलर लिम्फ एडिनोपैथी, यानी कि जो हाइलर लिम्फ नोड्स हैं, इस जगह पे जो लिम्फ नोड होते हैं लंग्स के अंदर, उनको हाइलर लिम्फ नोड्स बोलते हैं, ठीक है। अगर एक साइड के लिम्फ नोड्स की इन्फ्लेमेशन हुई है, ठीक है, कंसोलिडेशन हुई है, तो वो शो होना स्टार्ट हो जाएंगे, उनको यूनिलेटरल कहेंगे, राइट साइडेड यूनिलेटरल हाइलर लिम्फेडिनोपैथी। अगर दोनों साइड के हुए हैं तो बाइलेटरल लिम्फेडिनोपैथी, हाइलर लिम्फेडिनोपैथी, ठीक है। पल्मोनरी फंक्शन, नो इम्पेयरमेंट अकर्स इन स्टेज 0 and 1। 0 और 1 में कोई भी पल्मोनरी इम्पेयरमेंट नहीं होती, पेशेंट ऑलमोस्ट नॉर्मली उसके लंग्स जो हैं वो काम कर रहे होते हैं। इन स्टेज 2 and 3 रिस्ट्रिक्टिव चेंजेस आर सीन, क्योंकि स्टेज 2 और 2 एंड मेनली स्टेज 2 के अंदर क्या होगा, पेरनकाइमा इन्वॉल्व होना स्टार्ट हो जाएगा। जब पेरनकाइमा इन्वॉल्व होगा तो शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ स्टार्ट हो जाएगी। पेरनकाइमा आहिस्ता आहिस्ता आगे इन्वॉल्वमेंट के बाद किस चीज में चेंज होना स्टार्ट हो जाएगा, फाइब्रोटिक चेंजेस। फाइब्रोसिस की वजह से फिर रिस्ट्रिक्शन आना स्टार्ट हो जाएगी, ठीक है। फाइब्रोटिक जो टिश्यूज होते हैं उनके अंदर इलास्टिसिटी नहीं होती। जब इलास्टिसिटी नहीं होगी तो वो लंग्स की एक्सपेंशन को एक स्पेसिफिक हद तक रिस्ट्रिक्ट कर देंगे। ट्रीटमेंट एंड प्रोग्नोसिस, 85% of these patients improve
स्पॉन्टेनियसली। इसमें से 85% जो पेशेंट्स होंगे वो स्पॉन्टेनियसली खुद ब खुद इम्प्रूव हो जाएंगे, बट 15% में डेवलप प्रोग्रेसिव फाइब्रोसिस एंड रिस्पिरेटरी फेलियर। लेकिन इसमें से जो ऑलमोस्ट 15% पेशेंट्स होंगे उनके अंदर प्रोग्रेसिव फाइब्रोसिस डेवलप हो जाएगी, यानी कि उनके अंदर जो फाइब्रोसिस होगी, जो 85% है उनके अंदर जो फाइब्रोसिस है उसका अमल जो है वो रुक जाएगा, लेकिन 15% में वो अमल आहिस्ता आहिस्ता बढ़ता जाएगा। जैसे जैसे वो फाइब्रोसिस बढ़ती जाएगी उनके अंदर फिर आहिस्ता आहिस्ता शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ और एट द एंड रिस्पिरेटरी फेलियर हो जाएगा। ट्रीटमेंट इज अदर observation but in other observation in just observation। ट्रीटमेंट इज ऑब्जर्वेशन और फॉलो अप इधर आप लिख सकते हैं, ठीक है ना। ट्रीटमेंट इज फॉलो अप बट इन सिम्टोमेटिक पेशेंट्स और डिटोरिएटिंग पीएफटीज पल्मोनरी फंक्शन टेस्ट ट्रीटमेंट रिकमेंडेड। अगर तो उसकी पीएफटीज जो पल्मोनरी फंक्शन टेस्ट है पीएफटीज नॉर्मल हैं तो उसको जस्ट ऑब्जर्व करना है, ठीक है। ऑब्जर्व करेंगे, फॉलो अप उसे करेंगे, उसको टाइम देंगे कि आप 15 दिन बाद आके दोबारा चेकअप करवाएं, 20 दिन बाद आके दोबारा चेकअप करवाएं। जो दोबारा चेकअप करवाने के लिए आएगा उस वक्त हम उसकी पीएफटीज मेजर करेंगे। अगर पीएफटीज नॉर्मल आ रही हैं तो हम उसे दोबारा टाइम देंगे कि फिर दोबारा आओ, ठीक है। इस तरह हम उसे फॉलो अप करते रहेंगे। अगर उसकी पीएफटीज डिटोरिएट होना स्टार्ट हो जाएंगी, पीएफटीज पे उसके असरअंदाज होना स्टार्ट हो जाएगा, देन वी विल रिकमेंड ट्रीटमेंट, ठीक है ना। फिर हम स्टीरॉइड वगैरह, ठीक है ना, कोलचिसिन वगैरह ये चीजें रिकमेंड करना स्टार्ट कर देंगे अकॉर्डिंग टू द पेशेंट्स सिचुएशन, पेशेंट्स कंडीशन। prednisolone 0.5 to 1 milligram per kg initially, then tapered and continued for 6 months to 1 year, ठीक है। इनिशियली जो प्रेडनिसोलोन की डोज होगी वो 0.5 टू 1 मिलीग्राम पर केजी, यानी कि 1 केजी में कितना आप दे सकते हैं 0.5 टू 1 मिलीग्राम स्टार्ट में जब देते हैं। फिर आहिस्ता आहिस्ता उसकी डोज को टेपर करना है, जिस तरह मैंने बताया ना कि आहिस्ता आहिस्ता पहले अगर हम 20 दे रहे हैं तो उसको 15 कर देना है, ठीक है। उसको अगर यानी कि 1 साल तक हमने चलाना है तो उसको 20 दिन और चलने दे, ठीक है ना, या 1 महीना चलने दे। 1 महीने बाद 5 मिलीग्राम और कम कर दें, ठीक है, उसको अगला महीना पूरा चलने दे। उसके बाद अगले महीने और थोड़ी सी कम कर दें। इस तरह करते करते आपने डोज को टेपर करते हुए इसको स्टॉप करना है स्टीरॉइड्स। hypersensitivity pneumonitis also known as extrinsic allergic alveolitis, ठीक है। hypersensitivity reaction in the lungs occurs in response to inhaled organic dust, example is farmer's lung, ठीक है। hypersensitivity pneumonitis भी आप इसे बोल सकते हैं या लंग्स के नाम से आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा। जी कोई क्वेश्चन है? ऑर्गेनिक डस्ट फॉर एग्जांपल जो जिस जगह पे ये गन्ने का रस निकालते हैं और साथ में क्या करते हैं ये ब्राउन शुगर प्रिपेयर होती है, उसके अलावा जो वर्कर्स इसमें शुगर मिल्स में काम करते हैं उस जगह पे जो डस्ट बनती है, ठीक है ना, उसके जो रेजिडुअल मटेरियल है उससे जो डस्ट बनती है उसको ऑर्गेनिक डस्ट बोल सकते हैं। उसके अलावा जो ये जो रुई के कारखाने में, ठीक है ना, काम करते हैं उन उस वो वाली जो डस्ट है वो ऑर्गेनिक डस्ट होती है, ठीक है ना। फार्मर्स लंग एग्जांपल इज फार्मर्स लंग, द एक्सपोजर मे बी ऑक्यूपेशनल और एनवायरमेंटल। एक्सपोजर कैन बी ऑक्यूपेशनल, यानी कि या तो अगर वो उस जगह पे काम कर रहा हो या एनवायरमेंटल या ऐसे एनवायरमेंट में रहता हो जिस जगह पे इस तरह की डस्ट पाई जाती हो। द डिजीज अकर्स फ्रॉम टाइप 3 एंड टाइप 4 हाइपरसेंसिटिविटी रिएक्शन। ये डिजीज किस वजह से होगी? टाइप 3 और टाइप 4 हाइपरसेंसिटिविटी रिएक्शन की वजह से। फार्मर्स लंग इज ड्यू टू थर्मोफिलिक एक्टिनोमाइकोसिस इन मोल्डी है। ये एक फंगस की वजह से डिजीज होगी, ठीक है, फंगल इन्फेक्शन है। नाम क्या है? थर्मोफिलिक एक्टिनोमाइकोसिस इन मोल्डी है। बर्ड फेंसर्स लंग डिजीज इज कॉज्ड बाय एवियन एंटीजन। उसके बाद जो बर्ड स्पेंसर लंग डिजीज है वो किस वजह से होगी? एवियन एंटीजन की वजह से। बर्ड स्पेंसर डिजीज के बारे में देखते हैं। फार्मर लंग इज ड्यू टू द इनहेलेशन ऑफ ग्रेन डस्ट। ग्रेन डस्ट का मैं आप लोगों को आइडिया दे चुका हूँ, ठीक है ना। 30% of moisture of grain contain bacteria and fungi। उसके बाद symptoms respiratory fibrosis, cor pulmonale का
मैं आप लोगों को पहले भी एक दफ़ा नहीं, 2-3 दफ़ा एक्सप्लेन कर चुका हूँ कि लंग की पैथोलॉजी की वजह से अगर लंग का ब्लड प्रेशर इंक्रीज हो जाए, पल्मोनरी हाइपरटेंशन हो जाए, उसको कोल्ड पल्मोनेल का नाम देते हैं। ठीक है, फार्मर्स लंग में जो लंग्स होंगे उसकी कंडीशन कुछ इस तरह की हो जाएगी, डर्टी लुकिंग लंग्स होंगे। ठीक है, डर्टी लंग्स, ये देखिए ये क्लियर लंग है, नॉर्मल लंग जो है ये डर्टी लुक है। बर्ड फेंसर्स लंग क्या होती है या बर्ड फेंसर डिजीज क्या चीज है? बर्ड्स हैव अ ग्लैंड कॉल्ड द प्रीन ग्लैंड व्हिच इज प्रेजेंट अंडर द बेस ऑफ द बर्ड्स टेल। ठीक है, जो प्रीन ग्लैंड है वो किस जगह पे आपको मिलेगा? बर्ड्स की टेल के नीचे मिलता है। ठीक है, एंड इज स्प्रेड ओवर द फीदर्स, और ये इसकी जो सिक्रीशंस वगैरह होंगी वो फीदर्स के जरिए स्प्रेड होंगे। दिस डस्ट इज इफ इनहेल्ड कैन कॉज रिस्पिरेटरी प्रॉब्लम्स इन द ह्यूमन। अगर इस डस्ट को इनहेल कर लिया जाए, यानी कि फीदर से जो डस्ट निकलेगी उसको इनहेल कर लिया जाए, तो ये जो ससेप्टिबल इंडिविजुअल्स होंगे उनके अंदर प्रॉब्लम क्रिएट करेगी, बर्ड फेंसर्स लंग डिजीज काज करवाएगी। तो इस तरह के जो पेशेंट होंगे जब वो आएंगे तो वो हिस्ट्री देंगे कि या तो वो पेट शॉप पे काम करते हैं या पोल्ट्री फार्म में काम करते हैं या वो किसी ऐसी जगह पे काम करते हैं या ऐसी जगह पे रहते हैं जिस जगह पे पेट यानी कि बर्ड्स काफ़ी मिकदार में पाए जाते हैं। ठीक है, सिम्टम्स ऑफ बर्ड फेंसर लंग डिजीज कौन सी होंगी? वेट लॉस होगा, फीवर होगा, शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ, ड्राई कफ, चेस्ट डिस्कम्फर्ट, एनोरेक्सिया, चिल्स, एक्सट्रीम फटीग, ये उसकी अलामात होंगी। पेशेंट इन अलामात के साथ आपके पास आएगा। ये कुछ हिस्टोपैथोलॉजिकल पिक्चर्स हैं। ठीक है, इंटरस्टिशियल डिजीज कॉज्ड बाय ड्रग्स, पॉइजन्स एंड रेडिएशंस। अभी हम बात करते हैं कुछ इंटरस्टिशियल डिजीज यानी कि लंग के इंटरस्टिशियम की कुछ डिजीज हैं जो कि या ड्रग्स की वजह से होंगी या रेडिएशंस या पॉइजन्स की वजह से। वेरियस ड्रग्स कॉज अक्यूट पल्मोनरी रिएक्शन प्रोसीडिंग टू इंटरस्टिशियल फाइब्रोसिस, यानी कि काफ़ी सारी ड्रग्स ऐसी हैं जो कि पल्मोनरी रिएक्शन काज करवाती हैं। जब पल्मोनरी रिएक्शन कॉज होते हैं, पल्मोनरी रिएक्शन होते हैं, तो उसकी वजह से इंटरस्टिशियम आगे रिएक्ट कैसे करेगी? इन्फ्लेम होगी। इन्फ्लेमेशन के बाद जो काम स्टार्ट होता है वो होता है फाइब्रोसिस का। ठीक है, फाइब्रोसिस उसके बाद स्टार्ट हो जाएगी। दीज ड्रग्स आर बुसल्फोन, नाइट्रोफुरेंटाइन, माइटोरॉन एंड ब्लोमाइसिन। These are the drugs which can cause pulmonary fibrosis. ठीक है, interstitial fibrosis और pulmonary fibrosis और interstitial lung disease। ठीक है, high oxygen concentration interstitial fibrosis, high oxygen concentration can also cause interstitial fibrosis, स्पेशली किन के अंदर? चिल्ड्रंस के अंदर, जो होते हैं ना प्रीमेच्योर किड्स जो होते हैं, जो टाइम से पहले पैदा हो जाती हैं, उनको जब हम पीपीवी करते हैं, पॉजिटिव प्रेशर वेंटिलेशन उनको देते हैं, तो उनके अंदर हाई ऑक्सीजन कंसंट्रेशन की वजह से इंटरस्टिशियल फाइब्रोसिस हो जाती है। क्यों हो जाती है? क्योंकि उनके लंग्स फुल्ली तौर पे डेवलप नहीं हुए होते। जब ऑक्सीजन की ज़्यादा कंसंट्रेशन जाएगी तो वो लंग्स को डैमेज करेगी। ठीक है, और जब लंग्स डैमेज होंगे, इन्फ्लेमेशन होगी, इन्फ्लेमेशन के बाद फाइब्रोसिस हो जाएगी। रेडिएशन एक्सपोजर, अक्यूट न्यूमोनाइटिस। ठीक है, रेडिएशन की वजह से एक्यूट निमोनाइटिस यानी कि जो लंग्स के सेल्स हैं, इंटरस्टिशियम के जो सेल्स हैं उनको निमोन कहते हैं। ठीक है, और अगर उनकी इन्फ्लामेशन हो जाए तो उनको निमोनाइटिस बोलते हैं। फाइब्रोसिस हो जाएगी, यानी कि इन्फ्लामेशन के बाद अगला प्रोसेस कौन सा होता है? फाइब्रोसिस, अगर इन्फ्लामेशन को टाइमली टैकल डाउन ना किया जाए। प्लूरल डिजीजेस की बात करते हैं। निमोथोरैक्स कुड बी आइदर प्राइमरी और सेकेंडरी। ठीक है, निमोथोरैक्स होता है कि अगर प्लूरल कैविटी के अंदर एयर इकट्ठी हो जाए उसको निमोथोरैक्स बोलते हैं। अगर तो उसकी किसी और बीमारी की वजह से निमोथोरैक्स हो रही है तो उसको सेकेंडरी बोलते हैं। अगर प्लूरा की ही किसी प्रॉब्लम की वजह से हो रही है तो उसको प्राइमरी प्लूरल निमोथोरैक्स बोलेंगे। ठीक है, उसके बाद प्लूरल एफ्यूजन कैन बी अक्यूट और क्रॉनिक। प्लूरा यानी कि प्राइटल प्लूरा और विसरल प्लूरा, इसकी जो दो लेयर्स होती हैं उनके दरमियान अगर फ्लूइड इकट्ठा हो जाए तो उसको प्लूरल एफ्यूजन बोलते हैं। ठीक है, वो अक्यूट भी हो सकता है, यानी कि विद इन अ शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम अगर फ्लूइड इकट्ठा हो जाए तो उसको अक्यूट प्लूरल एफ्यूजन बोलते हैं। अगर काफ़ी अरसे से आहिस्ता आहिस्ता फ्लूइड इकट्ठा हो रहा हो तो उसे क्रोनिक बोलते हैं। प्लूरल एफ्यूजन इज डिवाइडेड इनटू एक्सुडेटिव एंड ट्रांसुडेटिव।
एक्सुडेटिव का मतलब क्या होगा, जो प्रोटीन रिच हो, जिसके अंदर प्रोटीन के कंटेंट हाई हो, उसको एक्सुडेटिव बोलते हैं। एंड ट्रांसुडेटिव मींस जिसके अंदर प्रोटीन कंटेंट लेस हो, वो कौन सी होगी, ट्रांसुडेटिव। एक्सुडेटिव किस में होगी, किसी भी इंफेक्शन की कंडीशन में, ठीक है, किसी इंजरी की कंडीशन में, उसके अलावा जो कार्सिनोमा वगैरह, कैंसर वगैरह हो गया उस कंडीशन में। ट्रांसुडेटिव किस में होगी, कंजस्टिव कार्डियक फेलियर में, उसके अलावा लेफ्ट हार्ट फेलियर में ट्रांसुडेटिव होगी, ठीक है। प्लूरल थिकनिंग हो सकती है। लॉन्ग स्टैंडिंग प्लूरल एफ्यूजन रिजल्ट्स इन फाइब्रोटिक प्लूरा विच स्प्लिंट्स द लंग एंड प्रिवेंट इट्स एक्सपांशन। यानी कि अगर लॉन्ग स्टैंडिंग काफ़ी लंबे अरसे तक प्लूरा को इरिटेट किया जाए तो उसके जो सेल्स होंगे वो थिक होना स्टार्ट हो जाएंगे। जब वो थिक हो जाएंगे तो उनकी जो मूवमेंट होगी वो रिस्ट्रिक्ट हो जाएगी अप टू अ स्पेसिफिक लिमिट। उस लिमिट के बाद वो लंग्स को एक्सपांड नहीं होने देंगे, ठीक है। इससे क्या होगा, शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ होगी, रिस्ट्रिक्टिव लंग डिजीज कॉज करेगा। इफ द डिजीज इज बायलेटरल, अगर डिजीज बायलेटरल हो, मे कॉज रिस्ट्रिक्टिव लंग डिजीज। ट्रीटमेंट में भी डिकॉर्टिकेशन, इसमें जो ट्रीटमेंट है डिकॉर्टिकेशन करते हैं, या आप इसमें ये याद रख सकते हैं कि ट्रीट द कॉज। जिस निमोथोरेक्स पढ़ा है, ठीक है, प्लूरल एफ्यूजन पढ़ा है, ट्रांसुडेटिव एक्सुडेटिव जितनी भी चीजें पढ़ी हैं उसमें जो भी कोई कॉज है, ठीक है, उस कॉज को हमने ट्रीट करना है। डिजीजेस ऑफ द चेस्ट वॉल, अभी कौन सी चेस्ट वॉल की डिजीज हैं जो कि आगे रिस्पायरेशन में प्रॉब्लम क्रिएट कर सकती हैं। डिफॉर्मिटी ऑफ द थ्रेसिस केज, थ्रेसिस केज की अगर कोई डिफॉर्मिटी हो, सच एज काइफोसिस एंड काइफोस्कोलियोसिस एंड एंकाइलोजिंग स्पॉन्डिलाइटिस, ठीक है। स्कोलियोसिस लेटरल कर्वेचर ऑफ द स्पाइन, काइफोसिस इज द पोस्टीरियर कर्वेचर ऑफ द स्पाइन, ठीक हो गया। Cause is unknown, polio and previous tuberculosis. Patient develop exertional dyspnea, rapid shallow breathing, यानी कि इसमें exertional dyspnea होगा, जो chest wall disease है। उसके अलावा रैपिड शैलो यानी कि तेज से सांस होगी, हाइपोक्सीमिया, ब्लड के अंदर ऑक्सीजन की कमी होगी, हाइपरकैप्निया, ब्लड के अंदर कार्बन डाइऑक्साइड की ज्यादती होगी, कार्बन डाइऑक्साइड का जो पार्शियल प्रेशर होगा वो ज्यादा होगा, हाइपरकैप्निया। एंड कोर परमुनेल सुपरवेन, कोर परमुनेल क्यों होगा, ये जो लंग की पैथोलॉजीज चल रही हैं इसकी वजह से लंग का जो पल्मोनरी ब्लड प्रेशर है वो हाई होगा, पल्मोनरी हाइपरटेंशन की वजह से और पल्मोनरी डेवलप होगा। पल्मोनरी फंक्शन टेस्ट शो आरवीपी विद नॉर्मल डिफ्यूजन, ये भी। अच्छा जी, कॉज ऑफ डेथ इज रिस्पिरेटरी फेलियर और रिकरेंट, गलत लिखा हुआ है। दरअसल चलें जी, causes of death is respiratory failure or recurrent pulmonary infections. Treatment is non-invasive or invasive chronic ventilation. इसमें हम ट्रीटमेंट कैसे करेंगे कि इन्वेजिव यानी कि पॉजिटिव प्रेशर वेंटिलेशन दे सकते हैं, या कि जस्ट पेशेंट को वेंटिलेट कर सकते हैं, उसमें मशीन की जरूरत नहीं। अगर मशीन के जरिए पेशेंट को सांस दिया जाए उसको पीपी भी बोलते हैं, ठीक है। पॉजिटिव प्रेशर वेंटिलेशन, ये देखें जी, साइड वाइज जो कर्व है, ठीक है, इसको स्कोलियोसिस बोलते हैं, ठीक है। उसके बाद जो पोस्टीरियर कर्वेचर है, बैक साइड को जो कर्वेचर बन रहा है इसको काइफोसिस बोलते हैं। उसके बाद क्या, न्यूरोमस्कुलर डिसऑर्डर्स, डिजीज अफेक्टिंग द मसल्स ऑफ द रिस्पायरेशन और देयर नर्व सप्लाई, यानी कि वो डिजीज जो कि रिस्पायरेटरी मसल्स को या उनकी नर्व सप्लाई को अफेक्ट कर रही हूँ, उसकी वजह से क्या होगा, जब मसल्स काम नहीं करेंगे तो लंग्स को एक्सपांड होने में या डिफ्लेट होने में हेल्प नहीं कर सकेंगे, तो उस कंडीशन में शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ होगी। पोलियोमाइलाइटिस, गुलेनबेरी सिंड्रोम, गुलेनबेरी सिंड्रोम, उसके बाद माइस्थीनिया ग्रेविस, मस्कुलर डिस्ट्रोफीज।
ऑल दीज लीड्स टू डिस्पनिया एंड रिस्पिरेटरी फेलियर। ये सारी जितनी भी कंडीशंस हमने पढ़ी हैं ये क्या करेंगी, रिस्पिरेटरी फेलियर काज करवाएंगी या डिस्पनिया काज करवाएंगी। डिस्पनिया मीन्स शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ एट द एंड, अगर यानी कि उस चीज़ को टाइमली ट्रीट ना किया जाए तो एंड पे रिस्पिरेटरी फेलियर डेवलप हो जाएगा। पीएफटीज शो रिड्यूस एफवीसी फोर्स्ड वाइटल कैपेसिटी, यानी कि पल्मोनरी फंक्शन टेस्ट में हमको क्या चीज़ मिलेगी, फोर्स्ड वाइटल कैपेसिटी कम हो जाएगी, टोटल लंग कैपेसिटी कम हो जाएगी, एंड FEV1 फोर्स्ड एक्सपायरेटरी वॉल्यूम इन फर्स्ट सेकंड विल आल्सो डिक्रीज। ठीक है, द प्रोग्रेस ऑफ डिजीज कैन बी मॉनिटर्ड बाय FVC एंड ब्लड गैसेस। जो डिजीज की प्रोग्रेशन है उसको हम किस चीज से मॉनिटर कर सकते हैं, एक तो FVC फोर्स्ड वाइटल कैपेसिटी से मॉनिटर कर सकते हैं, उसके अलावा ब्लड ABGs आर्टीरियल ब्लड गैसेस के थ्रू। ठीक है, ब्लड के अंदर हम देखेंगे कि पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन कितना है, पार्शियल प्रेशर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड कितना है, उससे हमें पता चल जाएगा कि प्रॉपर्ली वेंटिलेशन हो रही है या नहीं हो रही। ठीक है, मैक्सिमम इंस्पायरेटरी एंड एक्सपायरेटरी प्रेशर आर रिड्यूस्ड। ट्रीटमेंट इज आइदर ट्रीटिंग द अंडरलाइंग कॉज और असिस्टेड वेंटिलेशन। तो इसमें ट्रीटमेंट क्या होगा, या जो भी कोई कॉज है, जो भी कोई प्रॉब्लम है जो इस बीमारी को बढ़ावा दे रही है उसको हमने ट्रीट करना है। ठीक है ना, जिसकी वजह से फॉर एग्जांपल काइफोसिस की नर्व पोलियोमाइलिटिस की वजह से हो रहा है, अगर या गुलेनबेरी सिंड्रोम की वजह से हो रहा है, माइस्थेनिया ग्रेविस की वजह से हो रहा है, तो इस तरह की उस स्पेसिफिक कॉज को हमने ट्रीट करना है। उसके अलावा अगर ट्रीट ना हो सके, उसके अलावा हमारे पास क्या ऑप्शन होता है कि हमने पेशेंट को सांस लेने में हेल्प आउट करना है।